दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। क्योंकि हम जो इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की बुक है इसकी सीरीज आए हैं। इस सीरीज में क्या है कि हम हर चैप्टर को चैप्टर बाई चैप्टर जो भी इसमें सीक्वेंस दे रखा है, तो चैप्टर बाई चैप्टर जो है वो हम कवर कर रहे हैं। तो अब तक जो मैंने है लगभग 4 चैप्टर कवर कर लिए थे पिछली वीडियोस में। एक जो था पहला प्रेसिडेंट से, चैप्टर नंबर 17 वो कवर किया था। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट का जो चैप्टर था उसको भी मैंने कवर किया है और एक लाइन बाय लाइन आपको समझाया है। उसके बाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो चैप्टर था इसको भी, और साथ ही साथ मैंने इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो भी बताए थे कौन से आर्टिकल, इससे कि हमें कोई अलग से पढ़ने नहीं हुए, अलग से जो है और उन्हें रटना ना पड़े। और उसके बाद क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का चैप्टर जो था मैंने इसको भी जो है वो कवर किया है। तो अब तक जो है वो 4 चैप्टर टोटल कवर किए हैं और आज जो है वो 5वां चैप्टर जो है मैं इसमें कवर करूँगा। आज जो है हम चैप्टर नंबर 22 पार्लियामेंट जो है इसको कवर करेंगे, और इससे पहले एक चैप्टर है चैप्टर 21 कैबिनेट कमेटीज़। ये जो चैप्टर है ना कैबिनेट कमेटीज़ का, वो मैंने छोड़ दिया इसको। ये चैप्टर और एक दूसरा चैप्टर है पार्लियामेंट्री कमेटीज़। इन दोनों चैप्टर को जो है वो मैं एक साथ पढ़ाऊँगा, जिससे कि क्या है कि दोनों में जो कमेटीज़ होती हैं इनके डिफरेंसेस को पता लग सके, और जो इम्पोर्टेंट है पार्लियामेंट्री कमेटी में कौन-कौन सी इम्पोर्टेंट है और कैबिनेट कमेटी में कौन-कौन सी इम्पोर्टेंट है, केवल हमें उन्हीं को पढ़ना है। क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो प्री में इन दोनों से पूछे जाते हैं। तो आज जो है वो चैप्टर नंबर 22 यानी कि पार्लियामेंट जो है इसको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। देखो इसमें इस चैप्टर जो है काफ़ी ज़्यादा लेंथी चैप्टर है, ये कई पेजों का चैप्टर है। तो इसको हम छोटे-छोटे पार्ट्स में जो है वो कवर करेंगे, इससे कि जो हमें आसानी से समझ में आ जाएगी। तो आज की वीडियो में हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट, कंपोजिशन ऑफ 2 हाउसेस, इन 2 टॉपिक्स को ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो होगा वो हम अगले जो चैप्टर हैं उसको कवर करेंगे। तो इसी सीरीज़ में करेंगे ताकि हमें जो पार्लियामेंट चैप्टर है जो अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो पार्लियामेंट क्या है कि पार्लियामेंट क्या है, संसद। ये एक वो सदन है जहाँ पर हमारे देश की जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं वो आकर बैठते हैं, और एक देश को चलाने के लिए जो भी नियम वगैरह होते हैं, लॉज वगैरह वो बनाए जाते हैं और उनको इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। तो पार्लियामेंट, तो चलो शुरू करते हैं। द पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट क्या है, एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, और किसका, यूनियन गवर्नमेंट का। तो जैसा हमें पता है कि गवर्नमेंट जो है वो 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है। एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन होता है गवर्नमेंट का, एक होता है एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, ठीक है, एक होता है ज्यूडिशरी। ये 3 अंग होते हैं एक सरकार के। तो पार्लियामेंट कैसा अंग है, एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन से। लेजिस्लेटिव ऑर्गन का मतलब है इसका काम है लॉ को बनाना। इट ऑक्यूपाई अ प्री एमिनेंट एंड सर्टेन central position in the Indian democratic political system due to adoption of the parliamentary form of government, also known as Westminster model of government। अब ये क्या कहना है कि हमने जो एक फॉर्म अपनाई है ना गवर्नमेंट की, वो कैसी है, पार्लियामेंट की है। कि हमारे यहाँ जो सरकार जो है वो किसके द्वारा चलेंगी, पार्लियामेंट के द्वारा। इसीलिए ये पार्लियामेंट जो है वो हमारे लोकतांत्रिक सिस्टम में, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत ही एक सेंट्रल पोजीशन, एक इम्पोर्टेंट पोजीशन पर ये रहती है। इसी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है क्या, एक वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। अब इसको वेस्टमिनिस्टर क्यों कहा गया है, देखो इसको समझो कि वेस्टमिनिस्टर एक प्लेस है लंदन में। कहाँ पर, लंदन में एक प्लेस है जहाँ की जो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो लोकेटेड है। इसीलिए उसको ये माना जाता है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सिंबल है वेस्टमिनिस्टर। तो इसीलिए दूसरे नाम से जाना जाता है कि वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट ये है। नेक्स्ट है आर्टिकल 79 टू 122, यानी कि 79 से लेकर 122 तक आर्टिकल जो हैं वो पार्लियामेंट के बारे में बताते हैं। साथ ही साथ पार्ट नंबर 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स, प्रोसीजर, प्रिविलेजेस, पावर एंड सो ऑन ऑफ द पार्लियामेंट। तो इसमें बताया कि पार्ट जो 5 है वो पार्लियामेंट के गठन के बारे में बताता है, कितने समय के लिए बनाई जाएगी, क्या प्रक्रिया होगी, इसमें क्या क्या कुछ पावर्स होंगी, वो सब इस पार्ट्स में बताया गया है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट। अब हमें क्या करना है, इसमें साथ ही साथ जो ना हर आर्टिकल्स को पढ़ना है। तो अभी तो हम ये देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन, जो पार्लियामेंट का जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है। तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स।
वे कौन कौन से? प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द हाउस ऑफ पीपल। तो यहाँ कह रहा है कि हमारी जो पार्लियामेंट है वो 3 पार्ट्स से मिलकर बनी है, या इसके 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं? एक प्रेसिडेंट पहला, दूसरा काउंसिल ऑफ स्टेट और तीसरा है हाउस ऑफ पीपल। तो इन तीनों से मिलकर ही हमारी पार्लियामेंट बनती है। In 1954, the Hindi name Rajya Sabha and Lok Sabha were adopted by the Council of State and the House of People respectively। 1954 में जो आज हम बोलते हैं ना कि राज्यसभा और लोकसभा, पहले इसको क्या क्या बोला जाता? काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि अपर हाउस, और अपर हाउस मतलब राज्यसभा, और जो लोअर हाउस होता है उसको होता था हाउस ऑफ पीपल्स, जिसको लोकसभा कहते हैं। तो राज्यसभा क्या है? एक अपर हाउस है, इसको सेकंड चैम्बर कहा जाता है, हाउस ऑफ एल्डर्स, यानी कि ये बड़े बुजुर्गों का एक सदन है। एंड द लोकसभा इज द लोअर हाउस, फर्स्ट चैम्बर और पॉपुलर हाउस। द फॉर्मर रिप्रेजेंट दी स्टेट्स, यानी कि जो पहले वाला है राज्यसभा जो है वो हमें बताता है स्टेट्स के बारे में, ये यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात करता है। जबकि बाद वाला यानी कि जो लोअर हाउस है लोकसभा, वह रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया एज अ होल। अब यहाँ पे समझने की वाली बात है कि राज्यसभा को स्टेट्स का रिप्रेजेंट करता है वो, मतलब कि वहाँ पर जो स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उनके मेंबर चुनकर भेजते हैं राज्यसभा में। जबकि जो भारत की जनता है वो डायरेक्टली चुनकर के नहीं भेजती, किस हाउस में भेजती है? लोकसभा में। तो इसीलिए बोला गया है कि लोअर हाउस जो है वो पीपल्स का हाउस है, और जबकि जो अपर हाउस जो है राज्यसभा जो है वो स्टेट्स का है। दो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड डज नॉट सिट इन द पार्लियामेंट टू अटेंड इट्स मीटिंग, ही इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। देखो यहाँ बहुत बढ़िया बात कही गई है कि जो प्रेसिडेंट है वो संसद में ना बैठता है, ना ही उसकी कार्रवाई जो होती है उसमें कोई हिस्सा लेता है। फिर भी देखो क्या है कि पार्लियामेंट का वो एक इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि पार्लियामेंट से बाहर रहकर भी वो एक पार्लियामेंट का हिस्सा है। अब ऐसा क्यों है? तो दिस इज बिकॉज अ बिल इज पास्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम अ लॉ विदाउट द प्रेसिडेंट एसेंट। कि यानी कि यदि कोई भी बिल दोनों सदनों के द्वारा अगर पास कर दिया जाता है तो वो जब तक एक कानून नहीं बनता, जब तक कि लॉ नहीं बनता है, जब तक प्रेसिडेंट उस पर अपनी सहमति नहीं दे देते हैं। तो यानी कि यदि कोई भी लॉ बनाना है तो उस पर प्रेसिडेंट की एसेंट होना ज़रूरी है। तो इसीलिए चाहे वो सदन में ना बैठें, लेकिन उनकी सहमति के बिना जो है कोई भी लॉ बिल जो है वो पास नहीं हो सकता है। तो इसीलिए प्रेसिडेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। He also perform certain functions relating to the proceeding of the parliament। फॉर एग्जाम्पल, लेकिन इसके साथ साथ भी उसके और भी काम काज होते हैं पार्लियामेंट के संबंध में, जैसे कि वह बुलाता है ही समन्स एंड प्रोरोग बोथ द हाउस, वह सदनों को दोनों को बुलाता है और उनको स्थगन भी कर देता है जब कार्यवाही ना चलती हो तब। और डिसॉल्व करता है क्या? हाउसेस को डिसॉल्व दी लोकसभा, यानी कि लोकसभा को भंग कर देता है, जबकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। एड्रेस बोथ दी हाउसेस, दोनों सदनों को वो एड्रेस करता है। इशू करता है ऑर्डिनेंसेस व्हेन दे आर नॉट इन दी सेशन एंड सो ऑन, और भी कुछ अन्य काम जो है वो प्रेसिडेंट करता है। इन दिस रेस्पेक्ट द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलाइड ऑन दी ब्रिटिश पैटर्न रादर देन दी अमेरिकन पैटर्न, यानी कि हमारे जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने ब्रिटिश जो पैटर्न था इसी को ज़्यादा तवज्जो दी थी, इसको ज़्यादा अपनाया था बजाय अमेरिका के पैटर्न के। अब ऐसा क्यों है? क्या कारण था कि अमेरिका के का जो पैटर्न कैसे अलग था, उसको हम इसमें समझेंगे अब। ब्रिटेन में क्या है कि इन ब्रिटेन द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द क्राउन, यानी कि किंग और क्वीन। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में क्या होता है? किंग होता है, राजा होता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स, अपर हाउस को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं लोअर हाउस को। बाई कॉन्ट्रास्ट द अमेरिका प्रेसिडेंट इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। और वहीं अगर हम देखें तो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट सिस्टम है ना, उसमें अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होता है। यूएसए में क्या होता है कि लेजिस्लेचर विच जिसको कांग्रेस कहा जाता है, उसमें 2 हाउसेस होते हैं, एक सीनेट अपर हाउस और लोअर हाउस को कहते हैं क्या? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। जबकि जो प्रेसिडेंट जो होता है वो अपना बाहर रहता है, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं होता लेजिस्लेटिव प्रोसेस से कि कैसे लॉ बनाना है, क्या करना है। जबकि ब्रिटेन में क्या है कि ब्रिटेन का जो किंग होता है वो पार्लियामेंट का ही हिस्सा होता है। तो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एम्फेसिस
ऑन इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स। तो यही एक मेन काम है कि पार्लियामेंट्री सरकार में क्या होता है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका और विधायपालिका जो अंग है ना, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। मतलब एक दूसरे के अगर एक हट जाए तो एक के बिना एक नहीं चल सकता। तो एक दूसरे पर जो निर्भरता रहती है वो बहुत ज़्यादा होती है और मिलजुल कर काम करते हैं। हेंस वी हैव द प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट लाइक द क्राउन इन पार्लियामेंट इन ब्रिटेन। हमारे यहाँ कैसा एक पैटर्न है कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट का हिस्सा है, जैसे कि इंग्लैंड में क्राउन पार्लियामेंट का है। The presidential form of government, on the other hand, lay stress on the separation of legislative and executive organs। जबकि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म होती है, जो राष्ट्रपति प्रणाली होती है सरकार की, उनमें ये दोनों ही जो अंग होते हैं, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो है वो अपने अलग-अलग रहकर काम करते हैं। Hence, the America president is not regarded as the constituent part of the Congress। इसीलिए अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होता है उसको वहाँ की संसद जो है कांग्रेस है उसका हिस्सा नहीं मानते, क्योंकि उसका कोई इससे मतलब नहीं रहता है। दोनों ही जो है वो अपने अलग-अलग रहते हैं। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ द टू हाउसेस। अब दोनों हाउस जो होते हैं उनका क्या-क्या कंपोजिशन, उनमें कितने मेंबर्स होते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, पहले हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा के बारे में जो आर्टिकल नंबर है 80, वो राज्यसभा के कंपोजिशन के बारे में बताता है। तो यहाँ पर देखो 2-3 चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रखने वाली होती हैं कि इसकी स्ट्रेंथ, कि एक्चुअल में मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी रखी गई है राज्यसभा की और प्रेजेंट टाइम में कितनी है उसकी, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है राज्यसभा की वो फिक्स की गई थी 250, यानी 250 जो मेंबर्स हैं वो फिक्स किए गए थे मैक्सिमम। ज़्यादा से ज़्यादा कितने रह सकते हैं 250। अब इस 250 में से 238 तो होंगे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इलेक्टेड इनडायरेक्टली। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, क्योंकि इनडायरेक्टली ये डायरेक्टली पीपल्स के द्वारा इलेक्ट नहीं किए जाते हैं, इनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। एंड 12 मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो इसमें हमने क्या देखा था, तो आपको मोटे तौर पर एक राउंड फिगर याद करनी है कि 250 मेंबर्स जो है वो राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ फिक्स की गई है। एट प्रेजेंट अभी वर्तमान में देखें तो राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं 245। आउट ऑफ दिस 229 members represent the state, 4 members represent the union territory and 12 members are nominated by the president। तो देखो आपको याद रखना है कि ये 245 मेंबर्स देखे थे अभी हमने प्रेजेंट में जो स्ट्रेंथ है उसमें से 229 मेंबर्स तो कहाँ के हैं, स्टेट्स के हैं, स्टेट से बिलोंग करते हैं। वहीं 4 मेंबर्स जो हैं वो कहाँ के हैं, यूटीज़ के हैं। और 12 जो मेंबर्स हैं वो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, जो प्रेसिडेंट जो है वो उनको नॉमिनेट करते हैं। तो ये इस तरीके से 245 मेंबर्स टोटल होते हैं। अब जो 4 मेंबर हैं यूनियन टेरिटरी के, अब आपको ये बताना है कमेंट में कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी हैं जिनके मेंबर्स जो है वो राज्यसभा में जो है इलेक्ट होकर आते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो आपको बताना है सर्च करने के बाद, ठीक है। The fourth schedule of the Constitution deals with the allocation of seats in the Rajya Sabha to the state and the union territories। अब जो राज्यसभा में किस राज्य को, किस स्टेट्स को कितनी सीटें दी जाएंगी, ये किस में बताया गया, फोर्थ शेड्यूल में। ये फोर्थ शेड्यूल में, ये इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट हो गए हमारे लिए पेपर के पॉइंट से प्री में। एक तो फोर्थ शेड्यूल किसके बारे में बात करता है, राज्यसभा के बारे में बात करता है। और अभी मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, वो मैक्सिमम सॉरी प्रेजेंट में राज्यसभा की स्ट्रेंथ है वो 245 है। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स, राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है उसको देखते हैं। तो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट इन द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। यानी कि जो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन किनके द्वारा, जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, राज्य की जो विधानसभा है उसके द्वारा इनको इलेक्ट किया जाता है। तो अभी हमने देखा था ना कि राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, इनको सीधे भारत के लोगों द्वारा नहीं इलेक्ट किया जाता है, बल्कि किसके द्वारा, राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं उनके द्वारा इनके चुना जाता है। द इलेक्शन इज हेल्ड इन द अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यानी कि वही सेम प्रोसेस है, वो प्रोसेस किसमें आपने देखा था हमने कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में प्रोसेस अपनाई जाती है, जिस मैनर से इलेक्शन कराया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, सेम वही प्रोसेस जो है वो राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए की जाती है। द सीट्स आर एलोकेटेड टू द स्टेट्स इन द राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन।
अब जो सीट है ना राज्यसभा में डिस्ट्रीब्यूट की गई है कि किस राज्य को कितनी, तो ये किस पर आधारित है? पॉपुलेशन पर। तो मेन पॉइंट है यहाँ पर निकल कर आता है कि राज्यसभा में सीटें को जो दी गई हैं राज्यों को वो उनकी जनसंख्याओं के आधार पर दी गई हैं। इसी वजह से द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तभी तो हमें देखने को मिलता है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट के जो मेंबर्स हैं वो कम होते हैं, अलग अलग होते हैं, सेम नहीं है। तो वहीं है जैसे हम उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश की जो है वो 31 सीटें हैं राज्यसभा में, ठीक है। वहीं अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो देखो वेस्ट बंगाल में 16 हैं। तो ये सब किस पर डिपेंड करता है? ये करता है पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। अगर हम पंजाब की बात करें, छोड़ो अगर बड़ा देखें तो एमपी है जैसे, या महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र को कितनी सीटें दी गई हैं? महाराष्ट्र को 19 सीटें हैं राज्यसभा में। सबसे ज़्यादा किसकी हैं? यूपी की हैं। और बकाया एक सीट भी है किसके लिए से? सिक्किम है। सिक्किम की पॉपुलेशन जितनी है उसी के हिसाब से देखा तो उसके लिए एक सीट दी गई है। तो ये सब डिपेंड करता है उस स्टेट की पॉपुलेशन पर। तो यहाँ पर दिया उत्तर प्रदेश में 31 मेंबर्स हैं, जबकि त्रिपुरा में 1 मेंबर है केवल। हाउएवर इन यूएसए ऑल द स्टेट्स आर गिवन इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सीनेट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉपुलेशन। लेकिन देखें अमेरिका में जो अपर हाउस जो है, सेनेट जो है अमेरिका का, उसमें सभी राज्यों को एक बराबर रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, चाहे उनकी पॉपुलेशन कुछ भी हो। जैसे वहाँ पे 50 राज्य हैं तो 50 राज्यों के 100 मेंबर्स हैं, तो हर एक स्टेट से 2-2 मेंबर्स लिए गए हैं। जबकि हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो है उसकी पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है कि कितनी उसकी पॉपुलेशन है और उसी हिसाब से उसको सीटें दी जाती हैं राज्यसभा में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी। अब यूनियन टेरिटरी का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है राज्यसभा में? यूटीज का। तो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ईच यूनियन टेरिटरी इन राज्यसभा आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज स्पेशली कॉन्स्टिट्यूट फॉर द पर्पस। अब इसमें देखें ना तो यहाँ यूनियन यूटी के केस में जो है एक अलग से इलेक्टोरल कॉलेज बनाया गया है जो खासकर राज्यसभा के लिए। तो दिस इलेक्शन इज ऑल्सो हेल्ड इन दी, बिल्कुल वही पैटर्न है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जो मैंने प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन था उसमें जो मैनर था इलेक्शन को कंडक्ट कराने को, उसमें बढ़िया करके इसको समझाया है। पीआरएस सिस्टम जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को समझाया था। जिस किसी ने अगर नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो जाके देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये सिस्टम क्या है और कैसे काम करता है। आउट ऑफ दी 9 यूनियन टेरिटरी, ये तो पहले का है लेकिन अब जो है वो अलग कम कर दी गई है क्योंकि मर्ज कर दिया गया है कुछ यूटीज़ को। तो आपको बताना है प्रेजेंट में यूटीज़ का जो कितनी है, नंबर कितना है। तो केवल 3 यूटीज़ हैं, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। इनको राज्यसभा में जो है वो सीटें दी गई हैं। द पॉपुलेशन ऑफ द अदर 6, देखो जो मैं डाटा इसमें जो पढ़ा रहा हूँ ना ये पुरानी बुक का है। आपको क्या है कि अपडेट करना है इसमें जो नई एडिशन जो आया है। और देखो अभी हाल फिलहाल में जम्मू है, जम्मू का डिवीज़न कर दिया गया है 2 पार्ट्स में। तो आपको देखना है कि किसको कितनी सीट दी गई हैं, ठीक है। यूनियन टेरिटरी आर टू स्मॉल टू हैव एनी रिप्रेजेंटेटिव इन दी राज्यसभा। मतलब अदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका इतनी पॉपुलेशन नहीं है कि उनको राज्यसभा में एक सीट दी जाए। थर्ड वन इज़ नॉमिनेटेड मेंबर्स। अब जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ना उनको कैसे नॉमिनेट किया था? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर्स को राज्यसभा में फ्रॉम पीपल हु हैव स्पेशल नॉलेज। और ये स्पेशल नॉलेज किन फील्ड में होगी? या कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है किसमें? आर्ट में या लिटरेचर में, साइंस में, सोशल सर्विस में। तो आपको याद रखना है ये जो प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं ना वो 5 ग्राउंड पर जो है उनको नॉमिनेट किया था। या तो कोई पर्सन जो जिसके पास स्पेशल नॉलेज है उस व्यक्ति को, ठीक है, या कोई इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज है किसी फील्ड में, आर्ट फील्ड में। तीसरा है क्या कि लिटरेचर के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड से। चौथे में क्या है? कोई साइंस के फील्ड से है। और पाँचवा अगर हम बात करें यहाँ देखते हैं तो कोई जो सोशल सर्विस मतलब समाज के लिए कोई बढ़िया काम किया है तो उसको भी एक मौका दिया जाता है कि आप भी सदन का हिस्सा बनो। तो इस रेशनल बिहाइंड दिस प्रिंसिपल ऑफ नॉमिनेशन इज टू प्रोवाइड एमिनेंट पर्सन एज अ प्लेस इन राज्यसभा विदाउट गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। यानी कि जो भी एक श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं इनके पास एक स्किल्स होती है तो उनको एक ऑप्शन दिया जाता है कि बिना इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू आप भी राज्यसभा में जो है वो पहुंच सकते हैं। तो वो क्या मेथड है? प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करता है। इट शुड बी नॉमिनेटेड हेयर दैट अमेरिका सीनेट हैज नो नॉमिनेटेड मेंबर्स। अमेरिका में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। अब आपने देखा होगा कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं अब इसका सबसे ज़्यादा मिसयूज़ होता है। यानी कि आज के समय में देखें तो जो नेता हार जाता है और पावरफुल है, जैसे अभी बात करें हम पिछले इलेक्शन में स्मृति ईरानी हार गई थी, ठीक है। अगर जो बीजेपी सरकार चाहे तो उन्हें क्या है कि बैकडोर की, ये कहा जाता है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ना ये कुछ नहीं है, ये एक बैकडोर की एंट्री है उन पॉलिटिशियंस के लिए जो इलेक्शन में हार जाते हैं।
उनको क्या है कि पीछे के दरवाजे से लेके आए राज्यसभा में और फिर उनको क्या है कि मेंबर बना दिया जाता है और बाद में सरकार का वो हिस्सा रहते हैं। तो ये जो है इसका सबसे ज़्यादा गलत यूज़ होता है। जो पार्टी आ जाती है पावर में वो इस मिसयूज़ करती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ द लोकसभा। अब लोकसभा के कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। तो आर्टिकल नंबर जो 81 है वो बताता है आर्टिकल 81 जो है वो लोकसभा के कंपोजिशन के बारे में बताता है कि लोकसभा में कौन-कौन होगा, कितने इसके मेंबर्स होंगे। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज फिक्स्ड एट 552 मतलब 552 फिक्स की गई है, जिसमें से 530 मेंबर्स जो है किसके हैं, रिप्रेजेंटेटिव स्टेट्स के हैं, 20 मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन टेरिटरी एंड 2 मेंबर जो है नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, यानी वो कम्युनिटी जो कि एंग्लो यूनियन जो कमेटी है आपको कम्युनिटी आपको बताना है चाहे। लेकिन अभी प्रेजेंट में देखें तो लोकसभा में कितने 545 नहीं है बल्कि कितने हैं 543, क्योंकि जो 2 मेंबर्स जो थे ना एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, इसका जो प्रोविज़न था वो डिलीट कर दिया गया था। अब आपको बताना किस अमेंडमेंट से 2019 में इसको डिलीट कर दिया गया है। बताना कौन-सा अमेंडमेंट हुआ था। उस अमेंडमेंट के थ्रू इसको इस प्रोविज़न को हटा दिया गया। अब कोई भी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो है नहीं नॉमिनेट की जाती है। तो इसी तरीके से 550 जो है वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ इसकी रह गई है और अभी प्रेजेंट में 543 मेंबर्स हैं। 543 में 530 जो मेंबर्स हैं वो स्टेट्स के हैं, 13 मेंबर यूटीज़ के हैं और ये 2 वाले तो हटा ही दो आप। ठीक है, तो आपको फिर से इसमें याद रखना है कि अभी प्रेजेंट में कितने 543 का मतलब हो गया 530 प्लस 13। ठीक है, अब आया रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स। राज्यों का प्रतिनिधित्व कैसे किया जाता है इसमें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स, यानी कि द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट इन द लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी इन द स्टेट। जो हमारे राज्यों में जो निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए हैं ना, वहाँ से इन लोगों के द्वारा मतलब भारत की जनता के द्वारा इनको सीधे तौर पर चुना जाता है। किसको, लोकसभा के सदस्यों को। जो इलेक्शन है इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति 18 साल से ऊपर का है उसके पास अधिकार है कि वोट देने का, उसकी ही हैज राइट टू वोट। तो एवरी इंडियन सिटीजन who is above 18 year of age and who is not disqualified under the provision of the constitution or any law is eligible to vote at such election, यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसको क्या है अयोग्य नहीं घोषित किया गया हो, मतलब डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया हो, तो उसके पास एक राइट है कि वो वोट दे सकता है। द वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18 ईयर बाय द 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988, यानी कि अब ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है प्री में कि किस संशोधन अधिनियम के द्वारा, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो उम्र है 21 साल से कम करके 18 साल कर दी गई थी, तो वो था 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट है जो यूनियन टेरिटरी है उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज एम्पावर्ड द पार्लियामेंट टू प्रेस्क्राइब द मैनेजर ऑफ चूजिंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन टेरिटरी इन द लोकसभा, मतलब संविधान ने ये पावर किसको दी है, पार्लियामेंट के पास, कि वो जो है एक मैनर डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे यूटीसी जो है वो अपने मेंबर्स को इलेक्ट करेंगी। अगर हम देखें तो पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड द यूनियन टेरिटरी डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एक्ट। पार्लियामेंट ने ये एक्ट जो है वो पास किया था 1965 में, जिसके द्वारा जो मेंबर हैं लोकसभा के फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी आर ऑल्सो चूजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शन। तो यानी कि यूटीज के केस में भी क्या है कि इनको सीधे तौर पर सीधा इलेक्शन किया जाता है, डायरेक्ट इलेक्शन, मतलब उनके लोगों के द्वारा इनको इलेक्ट किया जाता है। वहीं जो 2% हमने देखे थे ना नॉमिनेटेड मेंबर्स के केस में, 2 मेंबर्स जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं वो, ये जो प्रोविज़न है अब इसको डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत आपको है नहीं। तो इस तरीके से देखें हमारा जो चैप्टर है ना, जो पार्लियामेंट जो कवर तो नहीं होता है, मतलब जो पार्ट जो है वो हम ये जो पार्ट है इसमें कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम जो कवर करेंगे वो क्या करेंगे कि सिस्टम कैसे इलेक्शन कराया जाता है। ठीक है, सिस्टम ऑफ इलेक्शन ऑफ लोकसभा, इलेक्शन ऑफ लोकसभा इसमें पढ़ेंगे हम। ठीक है, रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, मतलब प्रत्येक जनगणना के बाद कैसे जो क्षेत्र या को रीएडजस्ट करा जाता है। ठीक है, रिजर्वेशन कैसे किया था, कितने समय के लिए था एससी और एसटी का, और प्रोपोर्शनल सिस्टम नॉट एडॉप्टेड, मतलब जो हम बता रहे थे ना कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो है जो एडॉप्ट किया गया राज्यसभा के केस में, जबकि लोकसभा के केस में ये नहीं किया गया है, तो इसको क्यों नहीं किया गया है। तो इन 4 टॉपिक्स को जो है वो हम जो है इसकी पार्ट जो 2 होगा उसमें कवर करेंगे। तो आप कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट में ज़रूर बताओ, साथ ही साथ चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ।
थैंक यू।